बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मई में होने वाली झड़पों में भारत को फ़ज़ाई महाज पे ऐसी हज़ीमत का सामना करना पड़ा है जिसे नई दिल्ली आज तक तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इंडियन हुकाम का मौक़िफ़ रहा कि उनके किसी तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर उसके बरक्स अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये दावा करते रहे कि उन्होंने इस जंग को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया, और साथ ही साथ उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा ये भी कहा कि भारत के 7 तैयारे तबाह हुए और एक मौके पर यह तादाद बढ़ाकर 8 बता दी। ये बयानात आलमी फोरम्स पे खासी तवज्जो का मरकज बने रहे और इंडियन बयानिए को कमजोर करते रहे। भारत ने राफेल तैयारों की खरीदारी के बाद यह तासुर दिया था कि वो फजाई बर्तरी के मैदान में नाकाबिले तस्खीर हो चुका है, मगर अमली सूरत हाल उस दावे के बरक्स दिखाई देती है। राफेल के बाद भारत के मकामी साख्ता HAL तेजस प्रोग्राम को भी भारत अपने फख्र की अलामत के तौर पर पेश करता रहा, मगर दुबई में जारी एयर शो में इंडियन फजाइया के एक तेजस लड़ाका तैयारा फजाई मुजाहिरे के दौरान चंद ही लम्हों की परवाज के बाद तमाशाइयों के सामने जमीन से टकरा के तबाह हो गया। तैयारे के पायलट विक्रम सिंह जानवर ना हो सके और मौके पर ही चल बसे। इंतजामिया ने हिफाजती खदशात के पेश नजर दुबई एयर शो फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। तेजस प्रोग्राम के हवाले से यह हादसा भारत के लिए एक बड़ा धचका है। सितंबर में भारत की वजारत दिफा ने 97 मजीद तेजस तैयारों की खरीदारी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ मुआहिदा किया था, लेकिन उन तैयारों की तरसील मुसलसल ताखीर का शिकार रही क्योंकि उनके इंजन्स अमरीका से दरामद किए जाते हैं और उनकी फराहमी में रुकावटें दरपेश आ रही थी। हादसे के बाद दिफाई मुबस्सरीन ने यह सवाल उठाए हैं कि क्या तेजस वाकई वो मायार हासिल कर चुका था जिसका दावा किया जाता रहा, या इंडियन फजाइया इसे कबल अज वक्त आलमी मार्केट पे पेश कर रही थी। हालिया तेजस हादसे के बाद HAL के शेयर्स भी गिर गए हैं, जो सरमायाकारों में अदम एतमाद का इशारा है। दुबई एयर शो से कबल कुछ तस्वीर भी सामने आई जिनमें इंडियन एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर पाकिस्तान की जानिब से शो में रखे गए JF-17 थंडर तैयारों के साथ तस्वीर और सेल्फीज बना रहे थे। यह इस बात का एतराफ था कि पाकिस्तान फजाई टेक्नोलॉजी में भारत पे वाज़ेह बरतरी हासिल कर चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने उसी एयर शो में आलमी तवज्जो हासिल की और कई मुमालिक ने JF थंडर 17 खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की, जिसकी वजह उन तैयारों की कम लागत, मजबूत जंगी सलाहियत, जदीद टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ मार्कों में अमली कारकर्दगी है, जिन्होंने इन तैयारों को उभरती हुई मार्केट में एक पुरकशिश ऑप्शन के तौर पर मुतबादिल बनाया है। दूसरी तरफ भारत को इस वक्त अपनी दिफाई साख बरकरार रखने के हवाले से एक मुश्किल मरहले का सामना है और मई की झड़पों में शिकस्त का तासुर, ट्रंप के बयानात, राफेल पे उठते सवालात और अब दुबई में तेजस का हादसा, इन सब ने मिलकर भारत के फजाई तौर पर नाकाबिले तस्खीर होने के दावों की कलई खोल दी है, क्योंकि पाकिस्तान के JF-17 थंडर की आलमी कामयाबी एक मुख्तलिफ और ज्यादा मजबूत तस्वीर पेश कर रही है। और यह कहना गलत नहीं है कि पाकिस्तान के उन जांबाज पायलट्स को भी दाद दी जानी चाहिए जिन्होंने मुल्की फजाई दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे, ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद मसूद चिश्ती साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, मई की झड़पों के बाद अगर देखा जाए जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन में हकीकी तब्दीली आई है, लेकिन इस पूरे मंजरनामे में ये जो आज का वाकया है, इसे इंसानी गलती कहेंगे, मशीन की गलती कहेंगे, या किसी और एंगल से इसे देखा जाना चाहिए? जी यास साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जाहिर है, पहले एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट मैं अफसोस का इजहार करना चाहूंगा इस एक्सीडेंट्स पर, जिसमें अपरेंटली अभी तक लग रहा है कि पायलट भी अपनी जान से गया। दुश्मन का भी नुकसान हो, लेकिन इंसानी जान भी शामिल है इसमें, एक बात। दूसरी जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एयर शो होता है और बहुत ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स के स्टेक्स है इसमें और हर मुल्क के होते हैं। तकरीबन इस वक्त वहाँ पे दुबई एयर शो में 200 के करीब जहाज़ डिस्प्ले पे हैं, जिसमें जहाज़ हैं, एयरलाइनर्स हैं, कमर्शियल जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और बहुत सारा असला है। बिलियंस की यहाँ डील होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है और जाहिर है जब सबसे बड़ा दुनिया का एयर शो होता है तो उसके अंदर डिस्प्ले में जो वेपन्स होते हैं, जो उनकी मार्केट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मल्टी बिलियन डॉलर्स की यहाँ डील्स होती हैं। मैं आपको कल की बता देता हूँ कि कल एमिरेट एयर ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 65 बोइंग 777-9 जो लेटेस्ट है उसकी डील की है, जो बिलियंस में जाहिर होती है। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होता है। ग्लोबली दुनिया इंटरेक्ट करती है, बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर या डिसीजन मेकर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सर्विसेज चीफ्स होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। इवन पाक फिजाइया के सरबराह भी वहां गए हुए हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड इसलिए मैंने अर्ज किया कि एक स्टेक्स पता लगे कि नुकसान किस प्लेटफॉर्म पे हुआ है। हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली तेजास का तो इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि उन्होंने जहाज ही सिर्फ 40 बनाए हैं उनके। ये दूसरा जहाज है जो एक पिछले साल 2024 में क्रैश किया था, वो भी उन्होंने कहा था कि टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, और ये दूसरा जहाज है जो पब्लिक में हजारों लोगों के सामने
और लाखों लोग जब स्क्रीन पे देख रहे थे तो उनके सामने ये क्रैश हुआ है। एक बात, इस जहाज ने जब ये 1985 में कंसीव किया गया था तो इसने मिग 21 को, जो जहाज 1962 में 1962 में इंडियन एयरफोर्स में इंटर किया था और रिलेटिवली 85 में भी ऑब्सलीट होना शुरू हो रहा था, उसको रिप्लेस करना था इस जहाज ने। 850 जहाज मिग 21 हिंदुस्तान ने पूरे इंटर किए जिसको इसने रिप्लेस करना था। पिछले तकरीबन 65-70 सालों के अंदर आप देखिए उनके 400 क्रैश हुए हैं 850 में से, जिसमें से 200 पायलट अपनी जान से गए हैं। सिर्फ पायलट्स नहीं, जमीन पर 30 लोग भी अपनी जान से गए। तो ये मैं डाटा इसलिए बता रहा हूं कि उनका जो मिग 21 जहाज था जिसको इसने रिप्लेस करना था, वो ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। अभी ये तेजस है, इंडियन एयरफोर्स चीफ खुद बहुत मायूस नजर आते हैं कि ये जहाज टाइम पर डिलीवर नहीं हो रहे, क्योंकि आपने शुरू में बिल्कुल ठीक कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो लिमिटेड है, हाल जो है वो अपने टाइमलाइन से बहुत पीछे जा रही है, जिसकी वजह से उनमें मायूसी है। और इसी वजह से आखिरी दिनों में मिग 21 जब रिटायर हुए सितंबर इसी साल 2 महीने पहले, तो उनके बहुत ज्यादा एक्सीडेंट बढ़ गए थे और उसी जहाज को फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर कहा जाता था। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, तब पता लगेगा कि इसका क्या कसूर है। लेकिन अगर खालिद साहब देखा जाए तो 1-2 दिन पहले एक वीडियो की बात हो रही है कि उसमें इसकी ऑयल लीकेज की इत्तलात थी, लेकिन उसको छुपाने की कोशिश की गई थी। क्या उड़ते जहाज की ऑयल लीकेज हो सकती है, बिलखुसूस इस जहाज की जो लड़ाका तैयारा हो? क्योंकि हम अमूमी तौर पे देखते हैं कि जब इस तरह की हो तो वजन कम करने के लिए होता है। तो तरबियती महाज के ऊपर और मैकेनिकल महाज के ऊपर क्या फर्क होता है ऑयल लीकेज का? देखिए, ऑयल लीकेज जो इस लेवल की दिखा रहे थे, जो मैंने देखा मुख्तलिफ उन्होंने कंटेनर नीचे रखे हुए थे, ये तो एबनॉर्मल है, अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है। बाज़ दफ़ा नॉर्मल प्लान्ड फ्यूल ड्रेन किया जाता है या ऑयल ड्रेन किया जाता है, उसके लिए तो कंटेनर रखे जाते हैं, लेकिन वो बाय डिज़ाइन होता है, वो मेंटेनेंस का हिस्सा होता है। लेकिन इसमें क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर रखे गए थे डब्बे और ट्रेज रखी गई थी, जो अनयूजुअल है मेरे लिए। एक बात तो ये है। और ये जो ऐसे जहाज को, जाहिर है मुझे नहीं आइडिया कि वही जहाज उड़ाया जा रहा था जो डिस्प्ले पे खड़ा था या एक सेपरेट जहाज होगा। मोस्ट प्रोबेबली डिस्प्ले के जहाज अलग होते हैं और एरोबैटिक्स के लिए जहाज दूसरे होते हैं। तो ये वो जहाज शायद ना हो, या मैं कंक्लूड नहीं अभी कर सकता। जिस तरीके से जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ, जिस तरह वो जमीन में गया है, हम इसको कहते हैं CLIG। पॉसिबल टर्म जो है वो है कंट्रोल फ्लाइट, CFIG, कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू ग्राउंड, जिसका मतलब ये होता है कि ये जहाज अपरेंटली लग रहा है कि वो अनकंट्रोल्ड नहीं था, जिसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि आखिरी वक्त तक उसका इंजन चल रहा था, वो जहाज का कंट्रोल था पायलट के पास। लेकिन शायद क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पायलट एक्सट्रीम कंडीशंस, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, विद लिटिल मार्जिन ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उसमें गलती की गुंजाइश ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। तो चांसेस ये हैं कि शायद ये पायलट अगर एरर है तो फिर ये इतना पॉसिबल नहीं था कि इतने लो लेवल पर अगर उसने कोई ऐसा मनूवर एग्जिट किया जिसमें उसको लगा था तो वो रिकवर कर सका। और रिकवर क्यों नहीं करते, या एक दूसरा सवाल शायद आपके व्यूअर जानना चाहें कि फाइटर पायलट्स की सीट लगी होती है इजेक्शन, तो उसने इजेक्ट क्यों नहीं किया? देखिए, इजेक्शन के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, उससे नीचे हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। दूसरा, बहुत बड़ी ईगो होती है। फाइटर पायलट जो इस तरह के मनूवर कर रहे होते हैं, बड़े हैंड पिक्ड होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो इतनी आसानी से जहाज को छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि एक प्राइड होता है कि उस जहाज के साथ जो उस फाइटर पायलट का एसोसिएटेड होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग कि उन्होंने आखिरी वक्त तक शायद कोशिश की होगी इस जहाज को रिकवर करने की। लेकिन कंक्लूड मैं ये कहने के बगैर नहीं रह सकता कि हिंदुस्तान के ओवरऑल इमेज को, जो अभी मई में इतना बड़ा प्रोफेशनलिज्म पे उन पे क्वेश्चन मार्क लगा था, उसके ऊपर बहुत बड़ा डेंट लगा है, जो दुनिया पहले ही एक शक व शुबात से देख रही थी उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी प्रोफेशनलिज्म को और उनकी मेंटेनेंस या एम्प्लॉयमेंट को। एक और बहुत बड़ा सेटबैक है हिंदुस्तान एयरफोर्स, यानी मजमूई तौर पे हिंदुस्तान की जो फजाइया है उसके लिए बहुत बैक है, और आने वाले दिनों में इस खला को पुर किस तरीके से करेंगे और इसकी वजाहत किस तरीके से देंगे, ये बुनियादी तौर पे एक सवाल है। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर साहब, आज जो वाकया पेश आया है दुबई के अंदर, अमूमी तौर पे एक जंगी तैयारा जब वो किसी एरोबैटिक किसी भी एक्सपो के अंदर शिरकत कर रहा हो तो उसमें बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या होता है? यानी ज़मीन से कितनी दूरी इख्तियार रखनी है, फिर ज़मीन के पास से आके वापस उड़ान भरनी है, तो उसके लिए हिफाजती तदाबीर क्या होती हैं? और आपको इसमें गलती का उनसर जो है वो मैकेनिकल दिखाई दिया या इंसानी गलती दिखाई दी? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट वाकया है। मैं एक प्रोफेशनल फाइटर पायलट होने की नाते मैं समझता हूँ कि बड़ी दुख की बात है कि एक पायलट जो है उसका क्रैश हुआ। एक एरोबैटिक वो कर रहे थे
और एक किस्म की ट्रेनिंग फ्लाइट थी। तो उसमें ये क्रैशेस जो हैं अनफॉर्चुनेटली और एयर फोर्सेस में होते रहते हैं, स्पेशली फाइटर जेट्स, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव और बहुत एक आप कह लें कि खतरनाक किस्म का एक प्रोफेशन है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन मैनी क्रैशेस, और हमारी एयरफोर्स में भी रहे हैं, बाकी एयरफोर्सेस में, मॉडर्न एयरफोर्सेस में F-35 के क्रैशेस हुए हैं शुरू में। तो ये पायलट का ना इजेक्ट करना उनके लिए एक पर्सनली मैं समझता हूँ दुख की बात भी है। लेकिन जो कुछ मैंने देखा मैं वीडियो में, देखें तेजास जो है ना वो इनका एक फील्ड एक्सपेरिमेंट रहा है इंडिया का, और जिसे कहते हैं कि डेड हॉर्स हॉर्स थ्योरी, कि एक चीज जो गलत है उसकी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते जाएं और उसको उसका रूट कॉज ना पता करें और उसको चेंज करने की कोशिश ना करें, बस के उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप यूर पुटिंग लॉट्स ऑफ मनी, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने खर्च कर दिए हैं 20-25 सालों में, और उसको उन्होंने रिप्लेस करना था 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर पे। MiG-21 जो इनके खत्म हो रहे थे और जैगुआर्स जो इनके फेज आउट हो रहे थे, वो हो नहीं सका। और अभी तक ये कॉम्बैट वर्दी जहाज नहीं समझा जाता, और इसे किसी भी कॉम्बैट में, पुलवामा में भी और इस दफा सिंदूर में भी इन्होंने ऑपरेशन बंदर में और ऑपरेशन सिंदूर दोनों में इस्तेमाल नहीं किया। तो बेसिकली ये एक ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल आप समझ लें हिब्रिस है कि जिसकी वजह से इसको अभी तक किया जा रहा है, और शो में भी लाने का मकसद ये था कि इसकी कोई क्लाइंटेल आए और इसको सेल किया जा सके और MOU साइन हो डिफरेंट कंट्रीज के साथ। मैं इसको जाती तौर लेकिन पे सर एक और अगर एयर शो में MOU देखता साइन हूं। करने की बात हो तो उनके अपने जो एयर चीफ हैं वो तो रोते आ रहे हैं इतने अरसे से कि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, इसके जो ऑर्डर्स दिए हुए थे वो उसकी डेडलाइन गुजरे हुए लंबा अरसा हो गया, डेडलाइन पे डेडलाइन मिल रही है। तो जब मुल्क की जरूरत नहीं पूरी हो रही तो फिर बैनुल-अक़वामी सतह पे बेचने के हीले क्यों किए जा रहे हैं? जी, बिल्कुल, ये मैंने जिस तरह कहा कि ये एक इनका बड़ा एक फील्ड एक्सपेरिमेंट रहा है। 10 साल पहले इसकी डेडलाइन पूरी हो जानी चाहिए थी, और इसने जितने स्क्वाड्रन्स फेज आउट हो रहे थे MiG-21 के, उनको रिप्लेस करना था। तो इनका प्रैक्टिकली ये पर्पस था कि ये 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं। 42 स्क्वाड्रन्स होंगे, जिसमें तकरीबन 150 से 200 से ज्यादा तेजास एयरक्राफ्ट होंगे, जो कि 4.5 जनरेशन BVR इक्विप्ड, और काफी सारा इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्वीट वगैरह होगा, तो वो रिप्लेस कर सकेंगे। वो ऐसा हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह से अभी इनके पास जो है वो हार्डली 30 से भी कम स्क्वाड्रन रह गए हैं, और कॉम्बैट वर्दी स्क्वाड्रन शायद 20-25 हों, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और उसके अलावा इसके अंदर जो मामलात जो खराब थे उसमें ये था कि इसका इंजन जो है वो अमेरिकन है, इसके फ्लाइट कंट्रोल जो हैं वो काफी हद तक यूरोपियन उसमें हैं, और इसके जो एवियोनिक्स है वो भी मिक्स है यूरोप और रशिया का। सो इसमें काफी सारे इश्यूज थे, सर्विसिबिलिटी के लिहाज से, रिलायबिलिटी के लिहाज से, सस्टेनेंस के लिहाज से, और इसकी जो स्पेस सपोर्टेबिलिटी होती है उसके लिहाज से। सो ये वो उस तरह से ये चल नहीं सका, और उसकी वो उस लिहाज से इंटीग्रेशन फ्लाइट कंट्रोल्स के इसके मसले थे, और जो कि मुझे जाती तौर पे लगता है जिस तरह का मैनूवर नजर आया आखिर में, तो कोई फ्लाइट कंट्रोल्स के साथ इशू हुआ होगा, जिसकी वजह से एक इनएडवर्टेंट रोल नजर आया है आखिर में, जब वो रोलिंग मैनूवर कर रहा है और ऑपोजिट साइड पे वो जाता है, और उसके बाद वो नोज उसका नीचे जाता है और वो क्रैश कर जाता है। तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद मतलब फ्लाई करता रहा हूँ, मैनूवरिंग भी और इस तरह के एरोबेटिक्स में भी मैंने हिस्सा लिया है। तो इस तरह का मैनूवर कोई बनता नहीं था जिस तरह का उसका आखिरी रोल जो है वो नजर आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकती है, लेकिन एक और फिनोमिना होता है जिसे कहते हैं जी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि अगर आप गलत जी पुल करें या ज्यादा जी पुल करें जिसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हैं, या फिजिकली आप स्ट्रेस आउट हुए हैं, तो उसकी वजह से जी लॉक होता है, जिससे पायलट अनकॉन्शियस हो जाता है ज्यादा जीज में। ये फिनोमिना F-16 में भी रहा है और तमाम उन जहाजों में रहा है जिसमें ज्यादा जीज आती हैं और ऑनसेट ऑफ जीज बहुत तेजी से होती है। अच्छा तो सर, ये इस बताएं रोलिंग कि मैनूवर के ये जो दौरान पहले पॉसिबिलिटी हो सकती है। खालिद चिश्ती साहब बात कर रहे थे, कहते हैं जी कि ये जो एक्सपोस लगती हैं उनमें ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो है, और फिर दूसरा ये कि यहाँ पे बिलियन ऑफ डॉलर्स के जो हैं वो एग्रीमेंट्स या MOUs साइन होते हैं। अब ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे आपने नुमाइश के लिए किसी चीज़ को रखा हो एक सैंपल के तौर पे, वही सैंपल जो है वो दगा कर जाए और वहाँ पे ऐसी सूरत हाल देखने को मिले, तो ये कितना बड़ा नुकसान है। यानी ये समझने की ज़रूरत है कि क्या ये सिर्फ एक पायलट के चले जाने या एक जहाज़ के गिर जाने का वाक़या है, या फिर भारत की दिफाई इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा डेंट है।
जी, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। देखिए, बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक वो जहाज़ जिसको आप अपना प्राइड ऑफ द नेशन समझते रहे और आप उसको एडवर्टाइज़ करते रहे, उसकी मार्केटिंग करते रहे। आपने बिलियंस ऑफ डॉलर उसमें 20-25 साल में पीछे इन्वेस्ट किया, खर्च किया और उसके ऑर्डर्स आप तकरीबन अपनी एयर फोर्स के लिए 140 जहाज़ों का दे चुके हैं और आप समझते हैं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कंटिन्यू रहना चाहिए। उसकी एक्सपोर्ट मार्केट के बगैर आप इस प्रोग्राम को सस्टेन नहीं कर सकते। सिर्फ 100 जहाज़ या 150 जहाज़ों से जहाज जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और उसको चलाना और उसको इस्तेमाल करना, मेंटेन करना बहुत महंगा हो जाता है। इसी वजह से आप देखें तो JF-17 जो है, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह 4 ममालिक इस वक़्त उसको फ्लाई कर रहे हैं। उसकी सपोर्टेबिलिटी है, उसकी काफ़ी हद तक कोऑपरेशन चाइना के साथ भी है और हम समझते हैं कि इस एग्ज़िबिशन के बाद और स्पेशली मार्का-ए-बका के बाद, मार्का-ए-हक के बाद जो परफ़ॉर्मेंस रही और पुलवामा में भी जो परफॉर्मेंस रही JF-17 की, तो वो एक कॉम्बैट रेडी जहाज हो चुका है जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करती है और इस एग्जीबिशन के बाद भी 4 से 5 ममालिक के साथ डेफिनेटली MOUs होंगे। सो कम से कम 1000 तक अगर जहाज बन जाता है JF-17 तो उसको सस्टेन करना, उसकी सपोर्टेबिलिटी, उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो है वो इतनी महंगी नहीं रहती। और फिर ये है कि तमाम ममालिक से जो आपको मतलब पैसा मिलता है, जो उसकी एक्सपोर्ट होती है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, तो उससे बहुत फायदा होता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को और वो सस्टेन हो सकता है। F-16 को अगर आप देखें तो हजारों की तादाद में F-16 इस वक्त दुनिया में फ्लाई कर रहे हैं और एक मोस्ट सक्सेसफुल जहाज समझा जाता है। इसी तरह Su-30 बहुत सारे फ्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें सपोर्टेबिलिटी के बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होते। और राफेल भी अभी जो है 4-5 ममालिक जो है कम से कम फ्लाई कर रहे हैं, तो ये बड़ा जरूरी होता है। जिस तरह F-35 जो है तकरीबन 10-12 ममालिक ने उसका ऑर्डर दिया हुआ है। आजकल के मॉडर्न जहाजों को मेंटेन करना, उसको सपोर्ट करना बहुत महंगा होता है। अच्छा सर, एक वो चीज ज्यादा बताइए, सारा एक चीज बताइए, प्रोडक्शन हो। कुछ छोटी एयरफोर्स तो है नहीं, बहुत बड़ी एयरफोर्स है भारत की। ठीक है, माजी के तजुर्बात भी उनके अच्छे नहीं, माजी में मार भी बहुत खाई है, लेकिन दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लकड़ी की तलवारें लेके या इस तरह कागज के जहाज लेके उड़ा होगा। क्या वजह है कि पैर दर पै यूं शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है, हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, सुबकी का सामना करना पड़ रहा है? कोई पॉलिसी की वजह से ऐसा है या फिर वैसे ही किस्मत माड़ी है कि अच्छा वक्त आ ही नहीं रहा उसका? देखिए जी, मैं ज़ाती तौर पे जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, जो इनको शर्मिंदगी का सामना हुआ, वो एक डिफरेंट था। उसमें देखें वो एक जंग थी और उसमें स्टील वर्सेस स्टील वाला मामला था। उन्होंने हमारे खिलाफ जारियत की और उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उनके साथ जहाज गिर गए और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बर्तरी दिखाई और कंट्रोल ऑफ द एयर हासिल किया बहुत जल्दी और मतलब 3-4 घंटों में जो है उनके जहाज़ों को गिरा दिया, जबकि वो इतने बड़े पैकेज के साथ आए थे जो 80 जहाज़ों का पैकेज था। तो वो हमारी फतेह थी और हमें उस पर खुश होना चाहिए और फख्र महसूस करना चाहिए। जहां तक इस चीज का वाकया है, देखें ये एरोबैटिक्स में और ट्रेनिंग में क्रैशेस होते रहते हैं और मगर तेजस जो है वो HCA जो ये एक फील्ड एक्सपेरिमेंट अनफॉर्चुनेटली रहा है। इसको पुश करना और इसके साथ इस तरह की इसको इतने ऑडियंस के सामने लेकर जाना जो है वो मेरा ख्याल में एक नाकामी है, एक पॉलिटिकल एंगल है इसका, जिसको मैं समझता हूँ जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको कंटिन्यू किया जा रहा है प्रोजेक्ट को, जिसकी वजह से उनके यंग ऑफिसर्स, यंग पायलट्स जो है उनकी डेथ हो रही है। वो जान अपनी गंवा रहे हैं, वजह से इन्हें लेके जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे और इसकी नुमाइश नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ पे मुल्की ऑर्डर पूरे ना हो रहे हों वहाँ पे बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर लेके जाना, ये फैसला जो है ये सियासी तौर पे भी अहमकाना लगता है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मज़ीद इवेंट्स के ऊपर बात की जाएगी, बिलखुसूस बांग्लादेश का इवेंट कि बांग्लादेश के अंदर सज़ाए मौत क्यों दी गई और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तजारत जो है वो रुकी हुई है, तो उन्होंने मुतबादिल क्या तलाश किया है, वो किन ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं, इसके ऊपर बात होगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन गुज़िश्ता माह होने वाली सरहदी झड़पों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तजारत तात्तुल का शिकार है। अगरचे झड़पों के फौरन बाद दोहा और इस्तंबुल में मुज़ाकरात के तीन अदवार हुए, मगर कोई काबिल जिक्र पेशरफ ना हो सकी।
जिसके बायस एक माह से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद दो तरफा तजारत बदस्तूर बंद है और फजा में बेयकीनी मौजूद है। इस पस मंजर में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत तेजी से मुतबादिल तजारती रास्ते और नई मंडियों की तलाश में, और यही वजह है कि तालिबान के वजीर तजारत नूरुद्दीन अजीजी 5 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। गुज़श्ता 2 माह में तालिबान के किसी आला सतह के नुमाइंदे का यह भारत का दूसरा दौरा है जिससे काबुल की तब्दील होती तरजीहात का अंदाजा लगाया जा सकता है। नूरुद्दीन अजीजी ने रवानगी से पहले वाज़ेह किया कि बातचीत का अहम नुक्ता ईरान की बंदरगाह चाबहार के रास्ते अफगान मसनूआत की भारत तक तरसील को आसान बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों हमारे लिए अहम मंडी है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ कारोबार बंद है, इसलिए अब हम भारत को ज़रई और दीगर मसनूआत बरामद करना चाहते हैं। काबुल के हुकाम के मुताबिक हालिया कशीदगी ने बरसों पर मुहित इस तजारती ढांचे को मुतासर किया है जिसमें पाकिस्तान अफगान सामान के लिए सबसे सस्ता, सबसे तेज तरीन रास्ता फराहम करता है। ताज़ा फलों और ख़राब होने वाली मसनूआत की बैनुल-अक़वामी मंडियों तक बरवक्त तरसील के लिए पाकिस्तानी रास्ता हमेशा नागुज़ीर समझा जाता था, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल बदली हुई है। तूरखम और चमन जैसे बड़े तजारती मराकिज़ बंद हैं। मुसल्लह झड़पों के बाद तो हालात मजीद पेचीदा हो चुके हैं। कराची की बंदरगाह समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 12,000 अफगान माल बरदार ट्रक्स हफ्तों से फंसे हुए हैं। आदाद शुमार से यह जाहिर होता है कि पाक अफगान तजारत का हजम पाकिस्तान के हक में है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल अफगानिस्तान को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की बरामदात की, जबकि अफगानिस्तान का दरामदात का हजम 61 करोड़ डॉलर रहा। तजारत की बंदिश से किस मुल्क का ज्यादा नुकसान होगा, इस सवाल पर माहिरीन की आरा मुख्तलिफ है, मगर एक बड़ा तबका समझता है कि पाकिस्तान को ज्यादा मौशी नुकसान सहना पड़ सकता है क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तानी मसनूआत की बड़ी मंडी है। चमन बॉर्डर से रोजाना 300 के करीब ट्रक अफगानिस्तान जाते हैं, जबकि पाकिस्तान आने वाली गाड़ियों की तादाद खासी कम होती है। चुनाचे इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इस खला से ईरान और भारत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मौकिफ यह है कि हम मजीद लाशें नहीं उठाना चाहते। अब इस बुनियाद के ऊपर अफगान तालिबान उनके साथ किस हद तक रहेगी, एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान का मौकिफ है कि सलामती और सिक्योरिटी अव्वलीन हमारी तरजीह रहेगी। डेनमार्क ने भी कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की वस्ती और जनूबी एशिया में मौजूदगी को संगीन खतरा करार दिया और कहा है कि ये दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान के अबूरी हुकाम से लॉजिस्टिक और माली मुआवनत हासिल कर रहे हैं। खित्ते में बदलती हुई सियासी और तजारती तरजीहात, बढ़ती कशीदगी और मुतबादिल रास्तों की तलाश ने पाक अफगान तजारत के मुस्तकबिल को मजीद गैर यकीनी बनाया और इन हालात में आने वाले दिनों में यह वाज़ेह होगा कि क्या मुज़ाकरात का नया दौर इस इक्तसादी जमूद को तोड़ पाएगा या नहीं। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें किया है दिफाई तजियाकार साबिक वफाकी वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त अगर देखा जाए मौजूदा मंजरनामे में आप क्या समझते हैं कि भारत की तरफ जो झुकाव है और नूरुद्दीन अजीजी साहब ने जो डेरे डाले हुए हैं 5 दिन के लिए नई दिल्ली में, ये मुतबादिल तलाश किया जा रहा है या पाकिस्तान के सामने हट धर्मी है उसका मुजाहिरा किया जा रहा है, या फिर इसे कम ज़र्फ सियासत का मुतबादिल कहेंगे? भारत ने इन्वेस्टमेंट की है, वो नए नए सोर्सेज छोड़ता रहता है। कभी कहता है मैं $100 बिलियन की आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट दूंगा जिससे आपके ऊपर हम जो है बड़े दरियाओं पर डैम बनाएंगे, बिजली भी बनेगी, पानी की नहरें निकालेंगे ताकि पाकिस्तान का पानी बंद करे इंडस बेसिन ट्रीटी को चैलेंज करने के बाद। और दूसरी बात जो आप उसने शुरू की है कि ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढे जाए। ये जो कराची पोर्ट है ये तो बहुत सालों से इनको सर्विस कर रही है लैंडलॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान को। ये सस्ता तरीन इनका रास्ता है, शॉर्टेस्ट तरीन रास्ता है और साल से इस्तेमाल में है। लेकिन अब जो है वो भारत ने शोषण छोड़ा है या ये कोशिश कर रहे हैं। चाबहार जो है वो भारत डेवलप कर रहा था ईरान के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले जो झड़प हुई है इजराइल ने और अमेरिका ने बमबारी की है ईरान में, और ईरान ने फिर वापस कतर में और इजराइल पर जो है अपना मिसाइल फेंके हैं, तो उस वक्त पता चला कि बहुत से जासूस जो है वहां पर वो इजराइल की मदद कर रहे थे। अब हिंदुस्तान और इजराइल का बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है और वो किसी भी मुसलमान मुल्क को बचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए किसी की उस वक्त जो पकड़े गए थे और जिन पे शक था कि इन्होंने जासूसी की है उसमें इंडियंस बहुत सारे थे। अब पता नहीं है कि ईरान चाहेगा कि चाबहार के जो पोर्ट है
वो हिंदुस्तान को दिए रखे डेवलप करने के लिए, और उसको जासूसी का बड़ा अड्डा बन कल लेकिन सर एक सवाल पैदा होता है कि चाबहार का ऑप्शन अफगानिस्तान के लिए सूदमंद किस हद तक है? अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान उनके लिए फास्ट ट्रैक है, वक्त कम है, खर्चा कम है। चाबहार का इस्तेमाल वक्त ज्यादा, खर्चा ज्यादा। जब फ्रेट चार्जेस बढ़ जाएंगे तो आपकी तिजारत के ऊपर भी असर डालेंगे, और फिर आपकी जो चीजें हैं, जो खुश्क मेवाजात हैं या कुछ ऐसे फल जिनको फास्ट ट्रैक मुहैया होता है, वो अगर पाकिस्तान नहीं पहुंच सकेंगे, किसी और जगह से आप मुंतकिल करना चाहेंगे, तो आपके लिए तो नुकसानदेह होगा। तो ये किस हद तक काबिले अमल उनका मंसूबा लगता है? देखिए, मंसूबा बहुत महंगा है और इतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन भारत ने गवादर को बाई चाबहार को डेवलप कर रहा है, और उसने वहां से जमीनी रास्ते भी जो है ईरान के थ्रू अफगानिस्तान की तरफ बनाए हैं, सड़कें बनाई इसी काम के लिए, बाईपास करने के लिए। और पाकिस्तान को नुकसान, बहुत पैसा लगेगा, खर्चा ज्यादा आएगा, और खातिर खा जो है इनकी तिजारत जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगी। और वाहिद हल जो है इनका यही बनता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करें। अफगानिस्तान वाले बहुत कीन हैं और बहुत चाहते हैं कि रास्ता खुल जाए चमन का और तोरखम का, लेकिन गारंटी देने को तैयार नहीं है कि हमारे पास से दहशतगर्दी नहीं होगी। तहरीरी कोई चीज साइन करने को तैयार नहीं है कि हम पूरी कोशिश करेंगे दहशतगर्दी हमारे सॉइल से ना हो। तो मतलब ये तो हो नहीं सकता कि जो आपके फायदे की बात है आप हमसे कहें आप मान लें, और जो पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान पहुंच रहा है आपके टेररिज्म से, उस पर जो है कोई आप कमिटमेंट ना करें। तो ये अफगानिस्तान के लिए कोई मतलब ठीक पॉलिसी नहीं है। ये बहुत जल्द इस बात को रियलाइज कर लेंगे कि ये जो चाबहार का और सर उसका सोच रहे हैं कि मौजूदा सूरत पाकिस्तान हाल को में तो वापस रियलाइज जाएगा, करते पाकिस्तान में दिखाई कोई नहीं प्रेशर देते। नहीं ये आएगा। ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वहां तक अपनी मंडियों को फरोग देना चाह रहे हैं, और पिछले 1-2 माह के अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी तजारत को वहां पे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये देर पा है? देखिए जी, सारी इनकी जो खाने की, पीने की, गंदम की, चीनी की, खाद की, ये सारी चीजें पाकिस्तान से जाती हैं या फिर इनकी इंपोर्ट होती है बाहर से, जो कराची पोर्ट से हम इनको पहुंचाते हैं। तो ये सेंट्रल एशिया के बहुत से ममालिक भी वीट और शुगर बहुत से में उनको भी कमी रहती है। वो भी एक जमाने में पाकिस्तान से अफगानिस्तान के थ्रू वहां जा रही थी। तो ये मतलब ये पाकिस्तान को बाईपास करके नुकसान में रहेंगे, बिकॉज इनके जो ट्रेड है वो और सफर, और वहां के अवाम सफर करेंगे। वो अपने तालिबान पे प्रेशर लाएंगे कि भाई इस मसले को सेटल करें आप। अब तो देखें ना, काफी धब्बे हैं, अक्टूबर से बंद है ये, हजारों ट्रक दोनों तरफ फंसे हुए हैं। तो इसका तो उनको हाल निकालना होगा और सोचना होगा कि इस पे गैर जज्बाती अंदाज में, और ये पाकिस्तान को धमकी देकर के हम कहीं और तरफ से पाकिस्तान को अपने धमकी ट्रेड देके कर और लें। पाकिस्तान के साथ ताउन ना करके मुतबादिल जो ऑप्शंस कालीन के हैं ऊपर गौर किया जा रहा है, ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है, वो देरपा साबित नहीं हो सकते, सूदमंद साबित नहीं हो सकते, नुकसान ज्यादा होगा, फ्रेट चार्जेस बढ़ जाएंगे, तजारत फायदामंद नहीं होगी। तो इसलिए भारत के साथ रवाबित बढ़ाने की बजाय पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर बदल रहा है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पनाह गुज़ीन शेख हसीना वाजिद को भारत की जानिब से पनाह देना पूरे खित्ते के ताल्लुकात को नई शक्ल दे सकता है। सवाल यह है कि इंडिया कब तक अपने एक पुराने इत्तेहादी के लिए कीमत चुकाने पर तैयार रहेगा। भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी से पैदा होने वाले खला को कौन पुर करेगा, चीन, तुर्की या पाकिस्तान? बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालिबा कर रहा है, मगर दिल्ली ने बज़ाहिर इस मुतालिबे को नजरअंदाज कर दिया और यूं सजाए मौत का अमल रुक चुका है। हवालगी सियासी तौर पर नामुमकिन है और मुस्तकिल पना एक सिफारती बोझ है। यूं इंडिया एक ऐसे तनाज़े में फंस चुका है जिसके असरात सरहद, तजारत और खित्ते के तवाज़ुन तक फैल चुके हैं।
दूसरी तरफ बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही अपनी खारजा पॉलिसी का रुख बदलना शुरू कर दिया है। इंडिया के साथ मुआहिदों की रफ्तार कम हो चुकी है। दोनों मुमालिक में कशीदगी में इजाफा हुआ है। इसी दौरान एक ज्यादा अहम तब्दीली बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कुर्बत है। इस्लामाबाद और ढाका के दरमियान सिफारती राब्ते हुए, तजारती मुकालमा हुआ, बाहमी एतमाद में इजाफा हुआ। यह दिल्ली के लिए वाज़ेह सिफारती चैलेंज बन के उभरा है। पाकिस्तान ने शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद बांग्लादेश के साथ रवाबित में इजाफा किया, जिसे ढाका की नई पॉलिसी में तवाजुन का हिस्सा समझा जा रहा है। यह पेशरफ्त उस डी इंडियनाइजेशन रुझान की मजहर है जिसके तहत बांग्लादेश खित्ते में अपनी सफबंदी बदलने की कोशिश कर रहा है। अवामी सतह पर भी यह बदलाव नुमाया है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश के शहरियों की बड़ी तादाद ने चीन के हक और इंडिया के खिलाफ राय दी। इस जज्बाती रुख ने ताल्लुकात में कशीदगी को मजीद गहरा किया। अगरचे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान तजारत, तवानाई, पानी और सरहदी ताउन जैसे शोबे बाहमी जरूरत के ऊपर कायम है, मगर सियासी अदम तवाजुन ने एतमाद को कमजोर कर दिया। इंडिया के लिए मसला यह है कि 4096 किलोमीटर तवील गैर महफूज सरहद उसकी दाखिली सलामती मफादात से बराह रास्त जुड़ी हुई है। शिद्दत पसंदी, गैर कानूनी नकलो हरकत, शिमाल मशरकी रियासतों की जोग्राफियाई बंदिश दिल्ली को बांग्लादेश के इस्तेहकाम से वाबस्ता रखती है। अगले 12 से 18 महीने में दोनों मुमालिक के ताल्लुकात के लिए फैसला कुन मोड़ साबित हो सकते हैं। अगर बांग्लादेश में शफाफ इंतखाबात हुए और एक मजबूत मुंतखब हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो दोनों मुल्कों को गलतफहमियां दूर करने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर नई क़यादत हसीना फैक्टर को ही बुनियाद बनाती रही तो बहरान मजीद गहरा होगा, खुसूसन जब पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। चुनाचे ये सवाल पैदा होता है कि क्या इंडिया ने शेख हसीना पर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार करके अपनी पोजीशन को कमजोर किया, और क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती कुर्बत इस खला को पुर कर सकती है। यह बात बहरहाल तय है कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात आने वाले अरसे में गैर यकीनी ही रहेंगे। यूं ये कहना बेजा नहीं है कि जनूबी एशिया में सिफारती सफबंदी के एक नए दौर का आगाज हो चुका है। इसी बारे में बात करेंगे। ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद साहब ने। शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शमशाद साहब, क्या शेख हसीना वाजिद को जो सजाए मौत सुनाई गई बांग्लादेश की अदालत से, आप इसे एक सियासी फैसला समझते हैं, एक अलामती फैसला समझते हैं, या फिर इसे उन जवानों की वो जो तहरीक थी, जो नौजवानों की तहरीक थी, उसका एक फैसला कुन मोड़ समझते हैं? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ वाकयात हो रहे हैं गुज़श्ता चंद महीनों से, तो उनको सियासी बात समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन बात यह है कि वहाँ हद हो गई थी। हसीना की गवर्नमेंट ने जो कुछ अपने ही अवाम पर जुल्म किया हुआ था, अब वो अवाम के जो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उस हवाले से अब ऑब्वियसली वहाँ पे जो इस वक्त इंटरिम सेटअप है, उनके यहाँ बाकायदा कानून की बालादस्ती है, और उस कानून के मुताबिक एक अदालत थी जो बुनियादी तौर पर तो हसीना ने कायम की थी, इंटरनेशनल कानून वाली जो अदालत थी, तो उसने उसको सजाए मौत दे दी, क्योंकि उसका जुर्म ही इतना संगीन था कि वो सवाए सजाए मौत के और कोई सजा दी नहीं जा सकती थी। सही। अब बाकी रहा ये कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इसमें आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के अवाम जो हैं, इनको आपको याद होगा हमारे साथ भी उनका झगड़ा हो गया था, और फिर जाहिर है कि इंडिया ने एडवांटेज उठाया उसका, और ख़ास तौर पर मोदी के वक्त में, जब से मोदी आया है, तो उसने कोशिश और की बांग्लादेश को हमारे खिलाफ वो करने की, और कहा था कि देखो हमने तुम्हें आज़ाद करवाया है, और अब देखो मैं पाकिस्तान को क्या मज़े चखाता हूँ। ये मोदी ने उस वक्त आते ही इक़्तिदार में, जब वो ढाका गया था, तो ये बात की थी। तो खैर ये बातें इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात, तो वो अब अंडरस्टैंडेबल है कि जिस किस्म के हालात हैं उसके मुताबिक ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी वहाँ। और हम तो बाक़त ये है कि जो बांग्लादेश के अवाम का फैसला है वो हमारे अवाम को भी बहुत कबूल होगा, और देखना यही है कि वहाँ कानून की बालादस्ती, क्योंकि उन्होंने तो अपना एक बाकायदा रोड मैप बना लिया हुआ है। वो तो अगले फरवरी में इलेक्शन करवाना चाहते हैं जो अबूरी हुकूमत है। वहाँ इस किस्म का सिलसिला नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ है, तो वहाँ पे बाकायदा एक कानून की हुक्मरानी आ गई है, और उन्होंने फैसला कर लिया है। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या ये मुमकिनात में से है कि जब शेख हसीना जो हैं वो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और एक तरफ सजाए मौत उन्हें हो चुकी है, तो क्या उनकी वापसी जो है वो मुमकिन हो सकती है, जो मुतालिबा बांग्लादेश कर रहा है, और बिलखुसूस ये
कि कब तक ये एक बोझ जो है ये इंडिया बर्दाश्त करके रखेगा? देखिए, ये कहना कि इंडिया वापस करेगा या नहीं, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। और क्योंकि जाहिर है कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात तो अब वो इस किस्म के नहीं हैं जिसपे वो अपने आप को ऑब्लाइज्ड फील करें। तो देखना यही है कि क्या होगा। और बहरहाल ये है कि हमें अपनी सॉलिडारिटी बांग्लादेश के साथ बहरहाल रखनी है और अपनी जो भी सपोर्ट हो सकती है, यानी ये नहीं कि हम कोई हसीना को पकड़ के हम ले जाकर दे देंगे। वो अब भारत और बांग्लादेश के दरमियान है वाकया। किस तरीके से ये सेटल होता है ये वक्त बताएगा। अलबत्ता ये मैं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में उनका जो अपना प्रोसेस है, उसका जो रोड क्लॉक है वो चल रहा है और उन्होंने अपना जो एक नया सिस्टम लाना है उसके मुताबिक वो इंतखाबात करवा रहे हैं, रेफरेंडम का सोचा हुआ है। तो वो सिलसिला भी चल रहा है, जबकि यानी कानून के मुताबिक मैं अपने से करता हूं कि हमारा आर्टिकल 6 आइन के अंदर एक है जिसमें कि मुल्क के खिलाफ जो फैसले करने वाले हैं आइन की खिलाफ वर्जी के, तो उनको सजाए मौत है। हमारे यहाँ तो आर्टिकल 6 एक बिल्कुल मुर्दा आर्टिकल है जिसपे कभी अमल हुआ ही नहीं है, हालांकि उस हमारे आइन की कोई सूरत बाकी रह नहीं गई है। तो बांग्लादेश में कम से कम ये है कि वट एवर कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट, और उन्होंने जिसने गलती की थी उसको सजा सुना दी है। तो ये तो एक ऐसा सबक है जो हमें भी सीखना चाहिए। लेकिन सर अगर आप देखें तो दहाइयों की इन्वेस्टमेंट है भारत की बांग्लादेश के अंदर, मुख्तलिफ मंसूबों में भी, पॉलिटिकली भी, और उसको अपनी प्रॉक्सी बनाने के लिए भी। लेकिन क्या इस जो चेंज ओवर है इसके बाद आप समझते हैं कि भारत खामोशी से बैठ जाएगा और सरफे नजर कर लेगा इससे? देखिए, भारत को ये सिर्फ शेख हसीना का मसला नहीं है, इस वक्त तो और बड़े मसाले हैं। सबसे बड़ा मसला तो उसका ये था जब वो ऑपरेशन सिंदूर उसकी फ्लॉप हुई थी और पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाई थी मोदी ने, और उसके बाद भी हालात बेहतर अभी तक नहीं हुए। आज ही जो वाकया हुआ है दुबई में, उनका एक वहां बाकायदा डिस्प्ले के लिए जहाज भेजा था जो वहां क्रैश कर गया है। तो इस किस्म के वाकयात में वो अभी मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास इतनी वो है, टाइम नहीं है उनके पास कि वो हसीना पे तवज्जो दे लें। अभी उनके पास अपने मसाल बहुत हैं। बाकी ये कि वो कैसे होगा ये डिपेंड करता है उनके दरमियान किस किस्म का एग्रीमेंट है, पहले आया कि एक्सट्राडिशन है नहीं है। ये वाकयात वो बायलैटरली हैंडल कर लेंगे। और बांग्लादेशी जो हैं वो दे आर वेरी कैपेबल पीपल। मैं आपको बता दूं, वो न सिर्फ अपने हुक्मरानों के साथ भी हैंडल कर लेते हैं बल्कि वो दूसरे हुक्मरानों को भी ठीक कर लेंगे। लेकिन हमें खित्ते में हमारे होते हुए ऑब्वियसली हमें हर मुमकिन उनके साथ हमदर्दी और सपोर्ट का इज़हार रखना चाहिए। अच्छा सर, अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो इस वक्त चल रही है बांग्लादेश के अंदर और अनकरीब मुस्तकबिल करीब के अंदर जब इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके नताइज क्या होंगे और पॉलिटिकली किस हद तक वो अपहोल्ड कर पाएंगे सिस्टम पे? देखिए, उन्होंने 71 में अपनी उस आज़ादी के बाद हालात तो काबू कर लिए थे, हालांकि उनके अंदरूनी मामला ठीक नहीं थे। यानी पहले 3-4 सालों में ही जो शेख मुजीब था उसको कत्ल कर दिया गया था, और फिर उसके बाद फौजी इक़्तिदार आया, ज़ियाउर रहमान आ गया, फिर शाद आ गया। तो इस किस्म के हालात हुए, मतलब है कि स्टेबिलिटी नहीं आई वहां पे, और लोग भी खुश नहीं थे, और उस लोगों को भी ये अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान से अलग होके अच्छा नहीं हुआ। तो अभी भी जब ये शेख हसीना से उनको निजात मिली तो यही तवक्को की जा रही थी कि हम लोग उनकी मदद करेंगे जितनी भी हो सकती है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये नहीं कि भाई दोनों अब रिवर्स करके एक दूसरे में जम हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता। हालात, हिस्ट्री जो होती है उसको रिवर्स नहीं किया जाता। लेकिन ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब एक लिहाज से बहुत तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं, यानी जॉइंट डिफेंस के मामले में, मईशत के मामले में, सियासी तौर पर, और फिर ये है कि इलाकाई तौर पर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमारी ओवरऑल सोच है और अप्रोच है उसमें बहुत यानी एक हारमोनियस किस्म का मिलाप होगा ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का।
तो सर उम्मीद यही की जा आप सकती है। समझते हैं कि ये तजारत सूदमंद रह सकती है अगर हम तजारती मुआहदे उनके साथ करें, क्योंकि हमें एक वक्त के अंदर ये देखने को मिला कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश के अंदर मूव कर गई। तो किस तरह की तजारत उनके साथ हो सकती है जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो और दोनों तरफ के अवाम के लिए भी? देखिए, जाहिर है कि तजारत तो इट हैज़ टू बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। बाकी रहा कि क्यों इंडस्ट्री यहाँ गई है वहाँ, वो तो आपको भी पता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल कोई पोटेंशियल है ही नहीं। हमारा इंडस्ट्रियल व्हील जो है वो तो जैम पड़ा है। वो तो इतने सालों से, बल्कि दिहाइयों से बंद पड़ा है। जब से ये मौजूदा सियासी सिस्टम हमारे यहाँ आया है, वो पहिया चल नहीं रहा हमारे यहाँ। यानी आज तो कोई इन्वेस्ट नहीं पाकिस्तान में कर रहा। ये इतने दावे किए जा रहे हैं कि ये हो गया, वो हो जाएगा, और तरह तरह के मंसूबे अनाउंस किए जा रहे हैं। नथिंग इज हैपनिंग। पाकिस्तानी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ से भाग के उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हाल है। तो अब हम अपना कजिया तो बांग्लादेश पे नहीं डाल सकते ना। क्या यानी ये तवक्को करें कि वो माजी की बांग्लादेश अगर जो गलतियां हैं उनको ना दोहराया जाए, मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब दी जाए, तो हम बेहतर ताल्लुकात सकते हैं और ये ताल्लुकात हमें कायम करने चाहिए। ऐसे वक्त के अंदर उनके साथ तजारत, मईशत और दिफाई मुआहिदों के ऊपर भी बात होनी चाहिए और ये मंजरनामा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश तब्दील हो रहा है। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।